Welcome back to the Study channel. Today is 10th October 2020. Let's see the current affair questions one by one. So the first question is recently the cabinet has approved ratification of 7 persistent organic pollutant listed under विच कन्वेंशन। हाल ही में कैबिनेट ने किस सम्मेलन के तहत सूचीबद्ध 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के वर्गीकरण को मंजूरी दी है? So the answer is B, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन में 7 persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मतलब POP को का वर्गीकरण करने के लिए, जो ये एक पोल्यूटेंट है, एक प्रदूषक है, जिनको वर्गीकरण करने की मंजूरी भारत के कैबिनेट ने दे दी है। तो ये क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? तो बात करते हैं कि अगर हम गिद्धों की बात करें, जो कि भारत में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती हैं, इनका अचानक से ही ये लुप्त होती जा रही हैं। इसके पीछे के कारण क्या हैं वो भी हम देखेंगे, बात करेंगे। वैसे तो हमारी जो रहन सहन हो चुका है और जो हम एनवायरनमेंट को एकदम नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। तो और अभी जो स्टॉकहोम कन्वेंशन, इन्होंने भी एक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि क्या हुआ है। तो देखिए, जब भी कोई जानवर होता है, जितने हमारे वहाँ जानवर पशुपालन भी बहुत ज़्यादा होता था और होता है अभी भी, पर गायों के लिए एक अलग ही हमारे वहाँ रीति है और बहुत ही सम्मान देते हैं हम गाय को। तो अगर हम उनको देखें तो हमारी जो मान्यताएं हैं वो ये हैं कि हम जब भी कोई गाय मरती है या उसका जीवन काल पूरा हो जाता है, तो हम उसे या किसी बूचड़ खाने में नहीं भेजते हैं, या उसके शरीर का जैसे कि खाल हो गई या कोई और भी चीज़ किसी और चीज़ में इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसका सम्मान करते हैं, हमारी ये भारतीय संस्कृति है। तो हम उसका क्या करते हैं, उसकी डेथ बॉडी का हम लोग क्या करते हैं, उसे हम जैसे कि कोई खेत है या फिर कोई गांव है, वहाँ बीचों बीच खेत के थोड़ी दूर डाल आते थे। ये हमारे पूरे भारतीय संस्कृति की बात है, जो पहले होती थी। डाल आते थे और उसे फिर गिद्ध लोग, जितने भी गिद्ध होते थे, वो खा लेते थे और उसे सड़ने ही नहीं दिया जाता था। 1 से 2 दिन तक, 2 दिन में वो पूरा का पूरा उसे गायब कर देते थे वहाँ से। तो इससे जो होता था, हमारे जो एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर पे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती थी, कोई भी डिज़ीज़ नहीं फैलती थी और बहुत ही ये यूज़फुल रहता था। और यही एक सिस्टमैटिक तरीका था उनकी डेड बॉडी गायब होने का। पर अब क्या हो रहा है, हमारे वहाँ आजकल बहुत ही ज़्यादा हम लोग एडवांस हो गए हैं, तो फिर जितनी भी मेडिसिन आती हैं जो कि गाय या फिर किसी भी तरह के जानवर के लिए यूज़ हम लोग करते हैं, उसमें एक केमिकल यूज़ होता है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। तो इस केमिकल से क्या होता है, ये केमिकल हमेशा ही शरीर में मौजूद रहता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जब गाय इसका कंजम्पशन करती हैं या फिर गाय मेडिसिन लेती हैं, तो ये जो केमिकल रहता है ये उनके शरीर में विद्यमान रहता है उनके जीवन काल तक और मरने के बाद भी। तो जब भी गिद्ध इन्हें खाती हैं, इनके मांस को, तो ये जो केमिकल होता है वो उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और उनको, क्योंकि उनको तो उनकी बॉडी तो गाय जैसी है नहीं, तो उनको वो रिएक्ट करता है बुरी तरीके से, एडवर्स रिएक्शन होता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और एकदम बहुत बड़े संख्या में गिद्ध मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस केमिकल का यूज़ पूरे भारत में बहुत ही बड़ी संख्या में हो रहा था। तो ये एक मेन कारण, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ने भी इसके बारे में हमें बताया था। पूरा इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, अचानक गिद्ध क्यों जा रही हैं। ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर हम बात करें बायो अक्यूमुलेशन की, तो इसका क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव में जब भी किसी पोल्यूटेंट का बहुत ही ज़्यादा जब भी वो अक्यूमुलेट होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है शरीर में, वो ख़त्म नहीं हो रही होती है, तो उस अक्यूमुलेशन को बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। और बायो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, जब वही पोल्यूटेंट किसी एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होने लगे, तो उसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। So the second question is, recently Maharashtra police has accused which TV news channel for TRP fraud?
हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने टीआरपी धोखाधड़ी के लिए किस टीवी समाचार चैनल पर आरोप लगाया है। जैसे कि हम लोग इस बार बहुत ही ज़्यादा एक न्यूज़ चैनल चर्चा में रहा जिसका नाम है रिपब्लिक टीवी। सो ये बात भी रिपब्लिक टीवी के बारे में ही हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक टीवी पे ये आरोप लगाया है क्योंकि उन्होंने टीआरपी को लेकर धोखाधड़ी की है। ठीक है, टीआरपी फ्रॉड किया है इस चैनल ने, ये महाराष्ट्र पुलिस का कहना है। तो हम लोग इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि क्यों ये इतना चर्चा में है। क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने जो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस था या फिर सुसाइड केस वट एवर इट इज़, तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया और इन्हीं ने ही ये कैंपेन को तूल पहुंचाया और इसी वजह से इनका जो चैनल था वो बहुत ही ज़्यादा भारत में देखा जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो महाराष्ट्र पुलिस थी उसको उन्होंने हर बार कटघरे में ही खड़ा किया था, जिससे महाराष्ट्र को सरकार को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, महाराष्ट्र पुलिस को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब उनका ये कहना है कि इन्होंने टीआरपी के लिए ये फ्रॉड किया है, टीआरपी बढ़ाने के लिए एक फ्रॉड किया है कि जहाँ जहाँ भी बैरोमीटर लगा होता है, जैसे कि टीआरपी क्या होती है, पहले तो आपको बैरोमीटर भी पता होना चाहिए, टीआरपी पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो टीआरपी होती है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ये होती है टीआरपी की फुल फॉर्म। तो जो ये टीआरपी होती है, एक संस्था है बार्क, बार्क का मतलब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि ये पता करती है कि किसकी टीआरपी बढ़ी है, किसकी टीआरपी, किस चैनल की टीआरपी डाउन हुई है। ये हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते इसमें चेंजेस होते हैं। तो वो किस तरह से ये पता करते हैं कि किसकी टीआरपी बढ़ी है, तो वो एक रैंडमली बहुत से घरों को चुन लेते हैं जहाँ पे बैरोमीटर इज़ सम डिफरेंट फ्रॉम बैरोमीटर। ओके, सो बैरोमीटर लगाते हैं जो सिर्फ जो ये देखता है कि कौन से घर में कितना ज़्यादा कौन सा चैनल देखा जाता है, और इसी के ये रैंडमली चूज़ होते हैं, कोई भी घर कोई पर्टिकुलर होता नहीं है। तो उससे पता चलता है कि किसकी टीआरपी किस हफ्ते बढ़ी है, किसकी कम हुई है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र पुलिस है उन्होंने कहा है कि जो जिन घर में बैरोमीटर लगा हुआ था उनको रिपब्लिक टीवी ने 500 रुपये दे देकर जानबूझ के उनसे कहा कि आप रिपब्लिक टीवी पर अपना टीवी चला के रखिए और हमारे लिए काम करिए। मतलब उन्होंने 500 रुपये देकर ये फ्रॉड किया है ताकि वो अपने चैनल को ज़्यादा ऊपर ला सकें। ठीक है, ये बात है ओवरऑल ये जो महाराष्ट्र पुलिस कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रिसेंटली विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे। सो द आंसर इज सी, एयरफोर्स। एयरफोर्स ने भी अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। 88th फाउंडेशन डे था जो कि 8 अक्टूबर को मनाया गया। एयरफोर्स की अगर मैं सुप्रीम कमांडर की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता ही होगा, वो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की अगर मैं बात करूँ तो वो उसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं वो कौन है, एयर चीफ मार्शल कौन है इस वक्त इंडिया का। खैर आप तो बताने से रहे, तो BS भदौरिया। फोर्थ क्वेश्चन इज who has been awarded Nobel Prize in Literature 2020? So the answer is A. Louis Gluck, right? Okay. जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ इन्हें 2020 का मिला है, किसे, लुइस ग्लक को। वो भी किस लिए, ये एक पोइट हैं, ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें पोइट्री के लिए, या पोइट हैं जिन्हें लिटरेचर प्राइज़ नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इन्हें किसी एक पर्टिकुलर पोइट्री के लिए नहीं मिला, इन्हें नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में कभी भी कोई भी पोएम
पोएम जब ये पढ़ती हैं तो इन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, अभी तक का इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने एकदम अनमिस्टेकेबल पोइट्रीज पढ़ी हैं, ओके, पोएम्स पढ़ी हैं, इसी की वजह से नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला। बट इन्हें 2 बार पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the fifth question is, the central government of India is planning for disinvestment of which public sector undertakings? भारत की केंद्र सरकार किस सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश की योजना बना रही है? So the answer is LIC. LIC का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो कैसे वेलफेयर का काम करें, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हमारे पास जितना भी टैक्स आया वो बहुत ही कम है, और क्योंकि इनकम नहीं हो रही थी तो इनकम टैक्स कैलकुलेट किसके ऊपर होता और लिया क्या जाता, तो उनके पास पैसों की कमी है, इसलिए वो 5% LIC के जो शेयर्स हैं उन्हें बेच रही है, किसको, जो पब्लिक है उसको, ठीक है। तो लेट्स सी समथिंग अबाउट LIC. So लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LIC. हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई, और यहाँ के जो की पर्सन हैं, मतलब चेयरमैन हैं, वो हैं MR कुमार. सो एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट या फिर जो एक्ट है वो 1956 में पारित हुआ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिरकॉन? हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? सो द आंसर इज सी, रशिया. रशिया ने अभी सिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण किया है या फिर टेस्ट किया है. जैसे कि हम लोग को पता है अभी हाल ही में जो पुतिन जी हैं, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उनका बर्थडे था और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इस मिसाइल का, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है. तो रशिया की बात है तो रशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं. वैसे तो रशिया की कैपिटल आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, पर आप बताने से रहे तो मॉस्को इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया. तो चलिए देखते हैं. कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और कंटिनेंट है ये एशिया एंड यूरोप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th question. Recently the Prime Minister Modi has launched which campaign for appreciate, spelling is wrong, behavior to control corona? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवहार के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सो द आंसर इज़ जन आंदोलन. जन आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि ट्विटर पे किया है. ओके, सो दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state government along with World Economic Forum will establish India's first advanced manufacturing hub, AM hub, in the state? विश्व आर्थिक मंच के साथ किस राज्य की सरकार राज्य के भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करेगी? तो AM हब जो स्टार्ट होगा वो होगा, सो द आंसर इज़ बी, तमिलनाडु. तमिलनाडु में अभी ये AM हब का स्थापित किया जाएगा, ताकि हम वो किसके सहयोग के साथ, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसी भी संस्था के साथ जुड़ी नहीं हुई है, वो एक इंडिपेंडेंट है, वो एक NGO है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट तमिलनाडु. कैपिटल चेन्नई, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर एडपट्टी के पलानीस्वामी. लोकसभा सीट्स हैं 39, राज्यसभा सीट्स हैं 18, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं 234. नेशनल पार्क्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है ये, ठीक है. अन्नामलाई नेशनल पार्क है, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं. मुंडमलाई है, कुकरती, ये सब नेशनल पार्क्स हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the 9th question is, who has been appointed the new deputy governor of RBI? So the RBI के जो नए deputy governor हैं वो हैं राजेश्वर राव. ये कौन अभी हाल ही में अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर हैं RBI के, और जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास. और वो किस नंबर के गवर्नर हैं? तो वो हैं 25th गवर्नर ऑफ RBI. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज,
Recently, Ashwini Kumar has died. He was former director of which institute? So the answer will be CBI. CBI के वो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो अश्विनी कुमार नाम है उनका, जिन्होंने सुसाइड किया है, वो फॉर्मर डायरेक्टर थे CBI के। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Thank you for watching. Please connect it with me with my videos and do subscribe my channel, like, share and comment. Thank you for watching.